आज हम डिस्कस करेंगे एसएसबी क्या है, एसएसबी का 5 डेज प्रोसेस एंड देन लास्ट में मेडिकल। हाय एवरीवन, दिस इज आशीष रमोला एंड यू आर वाचिंग दून एकेडमी ऑफ डिफेंस। एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जितने भी हमारे ये डिफेंस एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं बात करूं एनडीए, सीडीएस, एफकेट हो गया, एटसेट्रा, जो भी हमारे एग्जाम्स हैं, इसे क्लियर करने के बाद ही आपको कॉल लेटर आता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से। इट मीन्स कि आपको इंटरव्यू प्रोसेस 5 डेज में जितने भी हमारे टास्क होते हैं एसएसबी में, आपको उन सब के थ्रू गुजरना पड़ेगा। यानी कि कहा जाए एक सिंपल शब्दों में, तो एसएसबी में जो भी हमारे आपके ऑफिसर्स होते हैं वो आपका एक स्टूडेंट का ओवरऑल असेसमेंट करते हैं कि ये कैंडिडेट सूटेबल है आगे के लिए या नहीं। अगर मैं एसएसबी सेंटर की बात करता हूँ, 4 सेंटर है आर्मी के लिए, जैसे कि इलाहाबाद जिसमें कि आपके 5 बोर्ड्स आते हैं, देन आपका है भोपाल, उसमें आपके 3 बोर्ड्स आते हैं, देन आपका बैंगलोर, उसमें भी 3 बोर्ड आते हैं, एंड देन आपका आखिरी है कपूरथला, जो कि लेटेस्ट एसएसबी सेंटर बना था 2016 में, तो इसमें भी 2 बोर्ड्स आते हैं। एयरफोर्स के भी हमारे 4 सेंटर्स हैं। नंबर 1 एएफएसबी देहरादून, इसका यहाँ पे आपका एसएसबी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एफकैट हो गया, देन आपका एयरफोर्स का हो गया, जो एनडीए के थ्रू जो बच्चे ऑप्ट करते हैं एयरफोर्स के लिए, जैसे ऑप्ट करते हैं जो बच्चे इंडियन एयरफोर्स के लिए, उनकी एसएसबी यहाँ पे एएफएसबी देहरादून में होती है। जो बच्चे एफकैट के होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जो एग्जाम क्लियर करते हैं, वो भी उनकी भी एसएसबी देहरादून में ही होती है। एंड देन सीडीएस के लिए ऑल्सो जो एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी भी एसएसबी एएफएसबी देहरादून में होती है। तो दूसरा सेंटर हमारा है मैसूर। तो एक यहाँ पे एक और खासियत है, यहाँ पे आपका पीएबीटी टेस्ट होता है, दैट इज पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट आप सबको पता ही होगा कि ये उन बच्चों के लिए है जो भी इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स की बात करूं या इंडियन नेवी में की बात करूं, जो आगे जाके अपना फ्यूचर बनाना चाहता है एज अ पायलट। थर्ड सेंटर है वो है गांधीनगर में, जो कि है आपका गुजरात में। लास्ट सेंटर की अगर मैं बात करूं तो वो आपका है वाराणसी। मैं यही अगर नेवी के सेंटर की बात करूं तो नेवी का सेंटर है आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में। दूसरे सेंटर की अगर मैं बात करूं तो है भोपाल में। भोपाल में जो 33 बोर्ड है एसएसबी का, वहां पे सिर्फ आर्मी का इंटरव्यू नहीं कराया जाता, वहां पे नेवी के जो बच्चे होते हैं उनका भी इंटरव्यू कराया जाता है। देन आपका जो नेक्स्ट बोर्ड है वो है आपका बेंगलोर में, जो कि 12 एसएसबी बोर्ड है, उसमें आपका नेवी एंड आर्मी दोनों का ही इंटरव्यू का प्रोसेस चलता है। एसएसबी का जो फुल फॉर्म है वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और ये जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ये जनरली जो ऑफिसर लेवल एंट्री होती है आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उसमें आप पहले एक पेपर देते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में जनरली 5 डे का ये प्रोसेस होता है, जिसमें जो फर्स्ट डे होता है, जो रिपोर्टिंग डे है, वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो रिपोर्ट पहले आपको बुलाया जाएगा, आपकी रिपोर्टिंग होगी, जहां आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगले 5 जो दिन होंगे वो आपके इंटरव्यू के दिन होंगे, जिसमें जो पहला दिन है उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपके 2 टेस्ट होते हैं। पहला होगा आपका OIR टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेशियो टेस्ट। इसके अंदर भी आपके 2 टेस्ट होंगे, एक होगा वर्बल और एक होगा नॉन वर्बल टेस्ट। तो जनरली जो इसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम अलॉटेड होगा आपका 30 मिनट्स। तो 2 बुकलेट मिलेंगी, एक वर्बल की और एक नॉन वर्बल की। जब ये आपका टेस्ट हो जाएगा कंक्लूड, उसके बाद जो सेकंड टेस्ट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, PP एंड DT टेस्ट। तो PP का फुल फॉर्म है पिक्चर परसेप्शन एंड DT का डिस्कशन टेस्ट। तो आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, वो बहुत हेजी सी पिक्चर होगी, उसके ऊपर आपको एक कहानी बनानी है। तो आपको ध्यान से वो पिक्चर ऑब्जर्व करनी है। जैसे ही आधा मिनट खत्म हो जाएगा, वो पिक्चर आपके सामने से हटा दी जाएगी। फिर आपके जो शीट आपको देंगे, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टॉप में एक बॉक्स बना होगा, जिसके अंदर आपको सारे कैरेक्टर्स मार्क करने हैं जो आपने स्टोरी में देखे, उनका एज क्या था, उनका मूड, उनका जेंडर, और उसमें से एक पर्सन को अपना हीरो ऑफ द स्टोरी मार्क करके आपको एक स्टोरी लिखनी है। उस स्टोरी को आपको एक थीम देनी है। जनरली जो टाइम मिलता है वो स्टोरी कंप्लीट करने का, वो आपको मिलता है 4 मिनट। जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपसे वो शीट वापस ले ली जाएगी। थोड़ा आपको फ्री टाइम दे दिया जाएगा। उसके बाद रीअसेंबल होने के बाद आपको ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, जो अराउंड 15 to 20 कैंडिडेट्स का ग्रुप होगा। अब पहले आपको वो स्टोरी अपनी नरेट करनी है ग्रुप के आगे, उसके बाद उसी स्टोरी पे एक डिस्कशन होगा। तो याद रखना, ये स्टोरी जो आप नरेट करोगे, इसके लिए आपको जनरली 1 मिनट दिया जाता है। तो 1 मिनट के अंदर
आपको ये भी बताना है आपने कितने कैंडिडेट उसमें स्टोरी में देखे, उनका मूड, जेंडर, ये सब बताना है। फिर आपको स्टोरी अपनी नरेट भी करनी है। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना अपने नरेशन को। नरेशन से ही कभी कभी आपका सिलेक्शन और स्क्रीन आउट होने का डिफरेंस पता लग जाता है। उसके बाद जो होगा आपका उसी स्टोरी पे डिस्कशन होगा, जहाँ सारे कैंडिडेट डिस्कस करके या तो एक स्टोरी को, बेस्ट स्टोरी को चुनेंगे या फिर एक कॉमन स्टोरी बनाएंगे। तो जो भी आपके ऑफिसर होंगे जो वो आपको बताएंगे तो आप सुन लेना दोनों में से क्या बताया गया है। तो अगर आप कॉमन स्टोरी पे आ रहे हैं तो आपको डिस्कशन में पार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आपने बाकी सब टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा हो, पर आपने ग्रुप डिस्कशन में पार्ट नहीं लिया और आप ग्रुप के पार्ट ही नहीं थे, तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट डे में जो रिटेंशन रेशियो है वो जनरली 30 to 40% होता है। जैसे अगर 100 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग हुई तो फर्स्ट डे ही 60 कैंडिडेट्स के आसपास वापस चले जाते हैं और 30 to 40 कैंडिडेट्स ही पहले दिन में बचते हैं। तो अब डे 1 जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है आपका डे 2। तो जो बच्चे वापस रिटेन कर लिए जाते हैं वो आगे टेस्टिंग के लिए जाते हैं। तो जो फर्स्ट डे में टेस्ट होता है वो होगा आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आपके 4 मेन टेस्ट हैं, जिसमें से जो पहला टेस्ट है वो है TAT, थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जहाँ पर आपको 10 से 12 स्टोरीज तक दिखाई जाएंगी, जिसमें जो लास्ट स्टोरी होगी वो होगी ब्लैंक स्टोरी। तो जल्दी जल्दी होके एक के बाद एक स्टोरी दिखाई जाएंगी, 30 सेकंड के लिए वो स्टोरी फ्लैश होगी, 4 मिनट में आपको वो स्टोरी लिखनी है, ठीक है। और जो लास्ट स्टोरी है वो ब्लैंक है, उसमें आप कुछ भी इमेजिन करके कुछ भी लिख सकते हैं। तो जनरली कैंडिडेट्स उस स्टोरी को पहले से ही प्रिपेयर करके जाते हैं। जब आपका टैट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो होगा WAT, WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहाँ पर आपको 60 वर्ड्स दिखाई जाएंगे और हर 15 सेकंड में वो एक वर्ड चेंज होता रहेगा। तो 15 सेकंड के लिए वर्ड फ्लैश होगा और उसी 15 सेकंड में आपको उस पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है। जब आपका WAT खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक बुकलेट दी जाएगी जो होगा आपका SRT टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें 60 सिचुएशन है, हर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड्स दिए हैं। तो मतलब टोटल टेस्ट हो गया हमारा आधे घंटे का। जैसे ही ये आधे घंटे का टेस्ट होता है इसके अंदर सारी सिचुएशन आप सॉल्व करो, उसका एक मीनिंगफुल रिप्लाई दो। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक घर में आग लग गई तो उसका मीनिंगफुल रिस्पॉन्स क्या होगा? आपने फायर ब्रिगेड को कॉल करा, प्लस आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें होना चाहिए, कैसे आपने उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करी। जब आपका SRT कंक्लूड हो जाएगा फिर लास्ट जो साइकोलॉजी टेस्ट में टेस्ट होगा उसे बोलते हैं SD या फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आपको 4 से 5 पॉइंट ब्रॉड कैटेगरीज दे दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स ओपिनियन, योर फ्रेंड्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ एंड एम इन लाइफ। ऐसे करके आपको 5 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको एक पेज में लिखना है। तो ये भी ज़्यादातर बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं क्योंकि आपको अपने बारे में लिखना है। तो कैसे आप अपने आप को उसमें उस एक पेपर में एक्सप्रेस कर सकते हैं ये आप पे है। तो ये ढंग से प्रिपेयर करके जाना। तो ऐसे करके आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट डे 2 में हो जाता है ख़त्म। अब जो डे 3 और डे 4 है उसमें जो टेस्टिंग होती है वो होती है आपकी GTO टेस्टिंग। और इसी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे में किसी भी दिन आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू जनरली 12 o'clock के बाद होता है। ये सारी जो बाकी टेस्टिंग है ये आपके 12 o'clock से पहले पहले, दोपहर से पहले पहले हो जाती है। जो आपका डे 3 है वो है GTO 1 डे, जिसके अंदर आपके टोटल 6 टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें से जो पहला टेस्ट होगा वो है आपका GD। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको 2 टॉपिक पे डिस्कस करना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक दिया जाएगा उसमें आपको 2 ऑप्शन देंगे GTO ऑफिसर, तो आप खुद चूज़ कर सकते हो आप उन दोनों टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हो। तो उसके बाद एक GD चलेगा जो चलेगा अराउंड 10 to 15 मिनट्स। तो उसमें आपको GD में 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक पॉइंट को सपोर्ट करते हुए अपने पॉइंट्स को रखना है। उसके बाद जो सेकेंड इसमें आपको GD दिया जाएगा वो ऑफिसर की मर्जी का होगा, वो आप चूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उस टेस्ट का नाम है GPE, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो ये सिमिलर होता है मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज के, जहाँ पर आपको बोर्ड पे एक मैप टाइप का ड्रॉ हो रखा होगा। फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना है। तो फॉर एग्जांपल आपके आगे 4 प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगी और आपको उनमें प्रायोरिटी वाइज उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो थर्ड हमारा टेस्ट है वो है PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें आपको ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा और इस ग्रुप का काम क्या है, एक सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल को सॉल्व करना। तो जो ऑब्स्टिकल हैं वो 4 स्टेजेस में होंगे, लेवल 1,
लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। और इस टास्क के लिए आपको फट्टा, बल्ली और प्लैंक दे दिया जाएगा, प्लस आपके पास होगा एक लोड, उसे लेके आपको ऑब्स्टिकल्स को पार करना है। तो अब आपसे करवाना क्या चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको रूल्स बता दिए जाएंगे कि आप 4 फुट से ज़्यादा नहीं चल सकते, आपको इस फट्टा बल्ली से ब्रिज टाइप का बनाना है। तो आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस देख रहे हैं वो, कि आपके अंदर इंटेलिजेंस कैसी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होता है पीजीटी के बाद, वो होता है आपका GOR, उसे बोलते हैं ग्रुप्स ऑब्स्टिकल रेस, और इसे स्नेक रेस भी कह देते हैं, जहाँ पर आपको एक चटाई टाइप का चीज़ दी जाएगी और उसको रोल करके एक स्नेक टाइप में बना दिया जाएगा, उसके साथ आपको ऑब्स्टिकल को टैकल करना है। नेक्स्ट जो है वो है HGT, हाफ ग्रुप टास्क। अब जैसे PGT था, HGT भी सिमिलर होता है, पर जैसे नाम सिग्निफाई कर रहा है हाफ ग्रुप टास्क, यहाँ पर आपके ग्रुप को आधा कर दिया जाएगा। तो अगर PGT में 10 कैंडिडेट ने पार्ट लिया तो यहाँ पर 5 कैंडिडेट का ग्रुप बना दिया जाएगा, जहाँ आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद होगा आपका लेक्चरेट, जहाँ पर आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा। उस क्यू कार्ड में 4 आपके टॉपिक्स होंगे, जिसमें से आप एक टॉपिक पर डिसाइड करके एक लेक्चर दे सकते हैं। फिर आपका डे कंक्लूड हो जाएगा और बाद के GTO के टेस्ट आपके नेक्स्ट डे, जो कि आपका 4th डे है, उसमें होंगे। उसमें से जो पहला टास्क होगा आपका अर्ली इन द मॉर्निंग, वो होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क, जहाँ पर 10 ऑब्स्टिकल होंगे और जैसे ऑब्स्टिकल के नंबर दे रखे होंगे 1 2 3 4, वही सिग्निफाई करता है कितने मार्क्स मिलेंगे आपको ऑब्स्टिकल को टैकल करने के। फिर उसके बाद है आपका CT या फिर कमांड टास्क, यहाँ पर आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप 2 लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे एंड यू विल एक्ट एज एन ऑफिसर। उसके बाद जो लास्ट टास्क होगा वो होता है आपका FGT, फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये एक कंक्लूसिव टेस्ट है। इसके बाद आपका GTO निपट जाता है, आपको वापस भेज दिया जाता है और तब तक आपका इंटरव्यू भी खत्म हो गया होगा। फिर आपका बचेगा लास्ट डे, जो है कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्फ्रेंस में जितने भी आपके ऑफिसर्स थे, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर था, साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर या फिर GT ऑफिसर, ये इकट्ठे बैठेंगे, आपकी एक पर्सनालिटी के ऊपर एक पिक्चर बनाएंगे कि किस टाइप की इस पर्सन की पर्सनालिटी है, क्या इसमें वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, वेदर ही पोजेस OLQs और नॉट। फिर आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं सेलेक्ट करना चाहते, उसके ऊपर डिस्कशन होगा और फाइनली आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा, जहाँ पर फाइनली लास्ट में 3 to 5 कैंडिडेट्स आपके रिकमेंड हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री, और आपका SSB प्रोसेस हो जाएगा कंक्लूड। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिटेन दोबारा कर लिया जाएगा और फर्दर उनका बाद में मेडिकल चलेगा। अब हम बात करते हैं मेडिकल की। अगर मेडिकल की बात करूं तो जब आपका SSB का सारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है, आपका कॉन्फ्रेंस भी हो जाता है, जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनको मेडिकल से गुजरना पड़ता है। जो मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, और जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं जब उनके कॉल लेटर आते हैं तो कॉल लेटर पे सब कुछ मेंशन होता है। मैं बस यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी दिमाग में चलता रहता है कि मेडिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा, और बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सूटेबल कैंडिडेट हैं ऑफिसर बनने के लिए, उनमें लेकिन पहले से ये धारणा होती है कि यार मेरा तो ये चीज़ ख़राब है, या मेरा बचपन में कोई हाथ टूट गया था या पैर टूट गया था या कोई छोटी सी कुछ भी डिफॉर्मिटीज़ आ रही थी तो मैं तो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता, या मेरे को चश्मे लगे हैं तो मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता, या मैं मेडिकल में आउट हो जाऊंगा, या बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अंडरवेट हूँ मेरा हो ही नहीं सकता, या मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ तो मेरा हो नहीं सकता, या मैं ओवरवेट हूँ तो मेरा तब भी नहीं हो सकता। तो मैं ये चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चों, जो हमारी छोटी छोटी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं बॉडी पे या कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत होती हैं, उसके लिए आर्मी में क्या होता है, जब आपका मेडिकल हो जाता है तो आपको 45 डेज़ का एक्सटेंशन मिलता है। 45 डेज़ का एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, सपोज कि आप अगर ओवरवेट हो थोड़ा या अंडरवेट हो तो उन बच्चों को टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाता है। टेम्पररी रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको बोर्ड के पास दोबारा 45 डेज बाद आना पड़ेगा, और आपके जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं, बेस हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ से उन 45 डेज के अंदर, सपोज लेट इट बी कि कोई एक एक्स बच्चा है और उसका वेट सपोज 45 है और उसे 50 वेट चाहिए, तो उसको उस 45 डेज में वो पर्टिकुलर वेट चाहिए होगा अपने बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग। तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे ने अगर उस 45 डेज में अपना वेट बढ़ा लिया सपोज, ठीक है, तो उसको आर्मी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वहाँ ऑफिसर्स होते हैं, वो आपका वेट चेक करेंगे, और अगर आपका वेट जो बोर्ड को चाहिए था आपके हाइट के अकॉर्डिंग, तो वो
उस पे आपको पेपर बना के दे देंगे दैट द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग द एकेडमी। यही चीज अगर आप ओवरवेट की बात करें तो ओवरवेट में भी यही होता है, सेम चीज कि आपको उस 45 डेज के टेन्योर में आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको जो भी आपके फॉर्मेलिटीज होंगी वो करनी पड़ेंगी, एंड देन उसके बाद आपको वही जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबमिट करने पड़ेंगे बोर्ड के सामने, एंड दैट्स इट। उसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि अगर ये हर किसी बच्चे को पता होता है, उसके पेरेंट्स को भी पता होता है कि कोई अगर उसे अंदरूनी कोई ऐसी डिजीज बोलो या फिर कुछ बोलो कि उसके साथ कुछ ऐसी चीज हुई होगी जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगी, जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, हाँ, इन दैट केस आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा।